इस डिवाइस से लगभग हम सभी परिचित हैं। ये एक मोबाइल फोन है। हम में से अधिकांश लोग इसका उपयोग अपने डेली लाइफ में करते हैं। हालांकि मोबाइल फोन का उपयोग विभिन्न पर्पसेस के लिए किया जा सकता है, जैसे गेम खेलना, सोशल मीडिया का उपयोग करना, फिल्में देखना और भी बहुत कुछ। लेकिन फोन का मुख्य उद्देश्य उन लोगों के साथ बात करना है जो फिजिकली आपके आसपास नहीं है। किसने सोचा होगा कि एक दिन यह छोटा डिवाइस लोगों के साथ हमारे बात करने के तरीके को बदल देगा। हम बस एक नंबर डायल कर सकते हैं और दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के। यह कैसे संभव है? इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि यह फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। इसलिए बने रहें। मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड से बात करना चाहते हैं जो पास के शहर में रहता है। आप तुरंत अपने फ्रेंड का नंबर डायल करें और उनसे बात करें। यदि आप ध्यान दें तो आपको अपने फ्रेंड से जवाब सुनने से पहले कुछ स्टेप्स होते हैं। तो आप अपने फ्रेंड का नंबर टाइप करें, लेकिन यह नंबर सिर्फ एक नॉर्मल नंबर नहीं है। ये एक यूनिक नंबर है। आपका और आपके फ्रेंड का नंबर सेम नहीं हो सकता। प्रत्येक देश का अपना फोन नंबर फॉर्मेट होता है। यदि आप भारत से हैं तो आपको पता होगा कि इसमें 10 डिजिट्स की संख्या होती है और अधिकतर 6, 7 या 8 या 9 से शुरू होती है। प्रत्येक फोन नंबर को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले 5 डिजिट्स नेटवर्क ऑपरेटर और एरिया कोड दर्शाते हैं। दूसरे 5 डिजिट्स यूजर की पहचान दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए आपकी और आपके फ्रेंड की विशिष्ट पहचान होनी चाहिए जिसे लास्ट 5 डिजिट से पहचाना जा सके। एक बार जब आप नंबर डायल करते हैं तो आपका मोबाइल आपकी सभी जानकारी, जैसे आपके ऑपरेटर डिटेल्स, एरिया कोड और कई अन्य जानकारी के साथ एक डिजिटल सिग्नल उत्पन्न करेगा। यह उस सिग्नल में रिसीवर का डिटेल्स भी जोड़ देगा। यदि आप नहीं जानते कि डिजिटल सिग्नल क्या है तो बस उच्च स्तर का है। यह 0 और 1 का रिप्रेजेंट करता है। उदाहरण के लिए आपके फोन नंबर में 10 डिजिट्स होते हैं। प्रत्येक का अपना डिजिटल संस्करण भी होता है। ऐसा ना हो कि आपका नंबर 9 से शुरू होता है। 9 का डिजिटल प्रतिनिधित्व 1001 है। उसी तरह अन्य डिजिट्स का भी डिजिटल प्रतिनिधित्व होगा। इसके परिवर्तित होते ही डिजिटल सिग्नल मोबाइल के एंटीना में चला जाता है। एंटेना उस डिजिटल सिग्नल को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में परिवर्तित करता है, जो एक रेडियो वेव है जो हवा के माध्यम से यात्रा कर सकती है। अब डिजिटल सिग्नल हवा में यात्रा नहीं कर सकता क्योंकि यह मशीन के लिए एक प्रतिनिधित्व है, इसलिए इसे रेडियो वेव में बदलना होगा। हालांकि एनवायरमेंटल इंटरफेरेंस जैसे कि बिल्डिंग, बारिश जैसी बाधाओं के कारण रेडियो वेव अधिक दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती है। उदाहरण के लिए यदि आप एक कमरे के अंदर हैं तो आप बाहर की तुलना में अधिक शोर नहीं सुन सकते हैं, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह दीवारों से घिरा हुआ है जो लहर को आगे बढ़ने से रोकता है। रेडियो तरंग के लिए भी यही मामला है। इसीलिए हमें दूसरों के साथ कनेक्ट करने के लिए बीच में एक सेल टावर की आवश्यकता होती है। प्रत्येक लोकल एरिया को कई सेल्स में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेल में एक टावर है। यदि किसी सेल में कोई टावर नहीं है तो अक्सर इसे डेड जोन कहा जाता है। कभी कभी हमें यह समस्या आती है कि कुछ एरिया में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। यह संभव है कि आसपास कोई सेल टावर न हो, आप डेड जोन क्षेत्र के अंदर हो। प्रत्येक लोकल एरिया में एक या अधिक मोबाइल स्विचिंग केंद्र हो सकते हैं, जिन्हें MSSE भी कहा जाता है, जिसके अंदर कई सेल टावर रजिस्टर होते हैं। वे सभी एक फाइबर केबल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक MSSE के पास होम लोकेशन रजिस्टर तक पहुंच है, जिसे HLR भी कहा जाता है। यह और कुछ नहीं बल्कि एक डेटाबेस है जो सभी यूजर का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। आइए देखें कि वे कॉल करने वाले और रिसीवर के बीच कॉल को जोड़ने में कैसे मदद करते हैं। याद रखें, मोबाइल एंटीना एक रेडियो वेव उत्पन्न करके उसे मोबाइल टावर तक भेजता है। इस प्रकार एंटीना निकटतम सेल टावर की खोज करता है और सिग्नल भेजता है। एक बार जब पास का टावर सिग्नल प्राप्त कर लेता है तो वह रेडियो वेव को डिजिटल वेव में डिकोड करके उस सिग्नल से सभी डिटेल्स जैसे ऑपरेटर, एरिया कोड और अन्य एकत्र करता है। टावर डेटा को वैलिडेट करने के लिए उन विवरणों को फाइबर केबल के माध्यम से पास के मोबाइल स्विचिंग सेंटर में भेजता है। एक बार जब MSSE को सेल टावर से अनुरोध प्राप्त होता है तो उसे यह वैलिडेट करना होगा कि क्या यह एक ऑथेंटिकेटेड यूजर है, क्या इसके पास कॉल करने की अनुमति है या क्या यह रोमिंग में है। इस प्रकार यह उन डिटेल्स को खोजने के लिए पास के HLR से जुड़ता है। HLR सभी यूजर का इंफॉर्मेशन रखता है। असल में जब हम एक सिम खरीदते हैं तो उसे एक्टिव होने में कुछ समय लगता है। उस दौरान यूजर डिटेल्स, सब्सक्रिप्शन प्लान और अन्य डिटेल्स HLR में स्टोर हो जाते हैं।
HLR नियर बाय सेल टावर डिटेल्स के साथ करंट यूजर्स लोकेशन भी प्रदान करता है। एक नेटवर्क ऑपरेटर के तहत सब्सक्राइब्ड यूजर की संख्या के आधार पर कई HLR हो सकते हैं। प्रत्येक सेल टावर में एक बेस स्टेशन होता है जो कई रेडियो चैनल बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसके माध्यम से टावर सिग्नल BH सकता है, जो अंततः रिसीवर के मोबाइल तक पहुंचता है। फिर मोबाइल एंटीना उस रेडियो वेव को डिजिटल वेव में बदल देता है। एक बार जब फोन को सिग्नल मिलता है तो यह आने वाली कॉल के बारे में यूजर को अलर्ट करने के लिए रिंगिंग जैसी साउंड करता है। एक बार जब यूजर कॉल का उत्तर देता है तो कॉल करने वाले और रिसीवर के बीच दो तरफा कम्युनिकेशन चैनल स्थापित हो जाता है। बातचीत अब रियल टाइम में हो सकती है, यहां तक कि यदि कॉलर या रिसीवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो रिसीवर MSSE HLR के माध्यम से पास के टावर का पता लगा सकता है और कॉलर MSSE को जानकारी भेज सकता है ताकि कॉल को डिस्कनेक्ट किए बिना चैनल को एडजस्ट किया जा सके। अभी तक हमने बात की है कि कॉलर से रिसीवर तक सिग्नल कैसे पहुंचता है, लेकिन सिग्नल के जरिए हमारी आवाज कैसे भेजी जा सकती है। जब हम बोलते हैं तो हम एक साउंड वेव बनाते हैं जो माइक्रोफोन से होकर गुजरती है। आपकी आवाज की टोन और पिच के आधार पर माइक्रोफोन एक एनालॉग वेव उत्पन्न करता है, जिसे EK चिप ADC द्वारा डिजिटल वेव में कन्वर्ट किया जाता है। डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद यह एंटीना में जाता है और रेडियो वेव में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यह हवा में संचारित होता है और रिसीवर के फोन तक पहुंचता है, जैसा कि पहले बताई गई प्रक्रिया है। रिसीवर के मोबाइल एंटीना तक पहुंचने के बाद एंटीना उस रेडियो तरंग को वापस एनालॉग में बदल देता है और एक ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है जिसे हम सुनते हैं। ऐसा तब होता है जब हम किसी से फोन पर बात करते हैं। अगली बार जब आप किसी को कॉल करेंगे तो निश्चित रूप से यह आपको इसके पीछे की इस आकर्षक तकनीक के बारे में याद दिलाएगा। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको वीडियो पसंद या नापसंद है तो कृपया अपनी टिप्पणी छोड़ें।